इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज से 5th सेमेस्टर इट मीन्स 3rd ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। और सब्जेक्ट कौन सा है? वर्ल्ड हिस्ट्री। और इसका जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इटली का एकीकरण, यानी कि इटालियन यूनिफिकेशन। इसको आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ये यूनिफिकेशन क्या होता है? तो देखो, जैसे इंडिया में कई सारी स्टेट्स हैं और सबको मिला के क्या बना है? इंडिया बना है। वैसे ही जो इटली था, इटली ना कई पार्ट में डिवाइड था। तो इन सबको मिला के एक राष्ट्र बनाना था, एक देश बनाना था। तो उसी के लिए वहाँ के जो जनता थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि हम संघर्ष करेंगे, चाहे हमें क्रांति ही लानी पड़े, वॉर करना पड़े, कुछ भी हो, पर जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है उन सबको हमें एक करना है। और ये कब पॉसिबल हुआ? इनके अंदर जो ये भावना आई वो कब आई? तो जैसे ही फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, फ्रांस रेवोल्यूशन, तो उसके बाद इनके मन में भी ये भावना आ गई कि जब फ्रांस में जो लुई 16 था, कौन? लुई 16, उसको वहाँ की पब्लिक जब वहाँ से हटा सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी इनके अगेंस्ट जाएंगे। और ये जो क्रांति चली थी, ठीक है, तो वो कब से कब तक चली थी? 1848 से लेके 1870 तक। और फिर लास्ट में जब ये ख़त्म हो गया क्रांति, जब इटली का एकीकरण हो गया, तो रोम को इटली का राजधानी बनाया गया। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि ये कितने स्टेप में हुआ था। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि इस एकीकरण में, जो इटली का एकीकरण था, इसमें किन किन लोगों ने बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया। तो मैजनी भी था, कावूर था, फिर इसके साथ ही वो गैरिबाल्डी ने भी अपना खूब योगदान दिया, जिसके कारण इटली का एकीकरण पॉसिबल हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो इटली था ना, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड था, लेकिन अलग अलग पार्ट में डिवाइड होने के बाद भी जो वहाँ के लोग थे वो आपस में ना बिल्कुल एकता महसूस करते थे। मतलब सबके साथ में मिलजुल कर रहना पसंद करते थे। और इन सब ने सोचा कि क्यों ना जो इटली के इतने सारे पार्ट हैं उनको हम एक करके सिर्फ एक ही इटली बनाए, मतलब एक देश बनाए। फिर इन्होंने क्या किया? क्रांति की थी। 1815 में वियना कांग्रेस ने इटली को पुनः विभाजित कर दिया और उस पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य कर दिया। देखो, 1815 में क्या हुआ? जो वियना कांग्रेस है, इसने इटली को वापस फिर से विभाजित कर दिया, मतलब उसको फिर से डिवाइड कर दिया। और जो उसका पार्ट था ऑस्ट्रिया, उस पर इसने अपना कब्जा कर लिया। फिर भी जो इटली थी, इटली के जो राज्य थे, राज्यों की जो संख्या थी वो उतनी नहीं थी जितनी कि जो फ्रांसीसी क्रांति के पहले थी। फिर क्या, इटली वासी जो थे वो 1815 में वियना व्यवस्था का विरोध करने लग गए। और इस विरोध के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो कई संस्था थे, जो इंस्टीट्यूशन थे ना, उनका भी जन्म हुआ, जैसे कि कार्वानारी, युवा इटली। और इन्होंने इटली के एकीकरण में काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए। उसके बाद जो इटली वासी थे, उन्होंने इटलीवासी एकीकरण के लिए आर्थिक समृद्धि ये भी आवश्यक थी, क्योंकि जब हम एकीकरण की बात कर दे तो संघर्ष होगा, क्रांति होगी, और इन सब में क्या होगा? रिसोर्सेस वगैरह भी तो लगेंगे। तो आर्थिक समृद्धि आवश्यक वो लोग समझने लग गए। उनके विचार से राजनीतिक एकीकरण के पहले देश का आर्थिक एकीकरण भी आवश्यक था। और जब आर्थिक एकीकरण आवश्यक था तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए थी? तो इन चीज़ों को एक नए कानून के तौर पे बनाया गया। और उसमें क्या क्या था कि व्यवसाय, कृषि और जो भी पिछड़े हुए उद्योग थे ना, इनकी स्थापना करने की बात की गई। और इनकी तरक्की के लिए कई सफल प्रयास भी किए गए। जैसे कि जो सार्डिनिया था, क्या सार्डिनिया, वहाँ पे नए कानून भी बनाए गए जिससे कि आर्थिक स्थिति वहाँ पे अच्छी हो सके। उसके बाद यहाँ पे इटली के एकीकरण के लिए कुछ विचारधारा भी थी। जैसे 3 तरीके की विचारधारा सामने उभर के आई थी। पहला, गणतंत्रवादी सिद्धांत। इसमें क्या था कि जो मेजनी ना, वहाँ पे काफ़ी फेमस एक व्यक्ति है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। तो पेपर में ना ऐसा भी पूछा जाता है कि जो मेजनी है, मेजनी का योगदान बताइए इटली के एकीकरण में। तो इसको भी हम आगे डिटेल में करेंगे। वैसे तो जो मेजनी थे, उन्होंने
काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया था इटली के एकीकरण में। तो मेजनी इटली का एक देशभक्त था और वह इटली की राष्ट्रीय एकता हेतु गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। तो मेजनी जो था वो गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। यहाँ पे गणतंत्र का क्या मतलब है कि देखो, एक तो होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है कि जिसमें जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो शासन करते, तो वो तो हमारे इंडिया में है। और गणतंत्रवादी सिद्धांत भी है, यानी कि जो देश का जो प्रथम व्यक्ति होगा ना, जो देश का प्रथम व्यक्ति होगा वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली वो चुना जाए। उसका जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होगा या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। और ये जनता द्वारा ही यहाँ पे बात की जा रही थी कि चाहे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। तो यहाँ पे जो मेजनी है, मेजनी यही कह रहा था कि जो यहाँ की व्यवस्था है वो गणतंत्रवादी सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ की शासक है तो उसके बाद जैसे कोई राजा है तो राजा के बाद ना उसका बेटा होगा, फिर उसके बेटे का बेटा होगा। मतलब यहाँ पे जो व्यवस्था है वो वंशानुगत ना हो बल्कि गणतंत्रवादी सिद्धांत पे आधारित हो। इसके बाद जियोवर्टी संघीय राज्य का सिद्धांत। इसमें क्या था कि जो जियोवर्टी पोप के अंतर्राष्ट्रीय रूप से फ़ायदा उठाकर उसी अधीन इटली के सभी राज्यों का समर्थक था। इसमें क्या था कि जो जियोवर्टी पोप है, पोप यहाँ पे चर्च का शासन भी था, ठीक है। यानी कि जो पोप है ना, पोप के अंतर्राष्ट्रीय रूप से फ़ायदा उठाकर उसी अधीन इटली के सभी राज्यों के संघ का समर्थक था। उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र, ये जो था ना, ये जो व्यवस्था था इसमें ना वो काबूल है, इसका भी योगदान आता है पेपर में। काबूल इस संवैधानिक राजतंत्र में विश्वास करता था और उसका विश्वास था कि इटली का जो एकीकरण है पिडमोंट और सर्डिनिया के नेतृत्व में युद्ध द्वारा ही संभव है। तो ये जो काबूल है उसका ये विश्वास था। उसके बाद ये 3 विचारधारा जो है ये मैंने आपको बता दिया है। अब ना जैसे इटली का एकीकरण होना था तो एकीकरण में ना कुछ बाधाएं आ रही थी, कुछ मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो आ रहे थे, एकीकरण में कुछ समस्या आ रही थी। तो वो क्या था, देखो जब इटली के एकीकरण का जब स्टार्ट होने की बात की गई तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे समस्या का सामना भी करना पड़ा। और जैसे कि देखो यहाँ पे वास्तव में अगर हम बात करें तो जो इटली है, इटली में व्यापारी वर्ग के जो लोग थे वो राष्ट्रीय एकता के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इससे ना काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन देश के जो अधिकांश जनता थी जैसे कि अशिक्षित और गरीब लोग, तो इनके अंदर एकता थे लेकिन इनको ना बाकी चीज़ों से इनको लेना देना नहीं था। तो ऐसी हालत में बिना आम जनता की सहायता के कोई आंदोलन क्या सफलतापूर्वक चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता है। तो यही सारी चीज़ें थी, ये भी एक तरीके की बाधा उत्पन्न हो रही थी। यहाँ पे पहला पॉइंट यही है कि देश की जो अधिकांश जनता थी वो अशिक्षित गरीब थे, तो ये इनको तो कोई मतलब ही नहीं होगा, ये पढ़े लिखे भी नहीं है इतने और इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, गरीब है, तो इनको क्या ही मतलब होगा, इनको तो कुछ लेना देना नहीं होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम सामने आ रही थी। इटली में छोटे छोटे राजा राज्य कर रहे थे, यानी इटली है तो इटली के ना कई सारे पार्ट्स थे। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे राज्य थे इसमें ना राजा यहाँ पे रूल कर रहा था। और ये जो राजा था इनको ये भय था कि अगर जो इटली है, ठीक है, इटली है और यहाँ पे किसी तरह की उदारवादी राष्ट्रीय एकता के लिए अगर कोई भी आंदोलन होता है तो उससे क्या होगा, यहाँ जो राजा की जो व्यवस्था है ना, राजतंत्र की व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी। अगर समाप्त हो गई तो उसकी जो राजगद्दी है वो भी चली जाएगी। तो यहाँ पे राजा को इस बात का हमेशा डर बना रहता था कि इसका एकीकरण ना हो, ठीक है। और एकीकृत इटली का एक ही राजा यहाँ पे फिर होगा, तो मतलब ऐसा डर था कि जैसे ये अलग अलग राजा है तो इन सबका ना मतलब सबका एक हो जाएगा, मतलब सबका जो राज्य है वो एक हो जाएगा। तो यहाँ जो राजा रह रहे थे तो वो तो रहेंगे नहीं, फिर इन सबका पूरे पार्ट का कोई एक ही राजा होगा, कोई एक ही किंग होगा, तो इन लोगों की गद्दी तो चली जाएगी। तो इस बात का भी उनको भय था, इसलिए वो लोग भी बाधा उत्पन्न बीच बीच में करते थे। इसके साथ ही इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा उपस्थित कर रहा था। ऑस्ट्रिया, ये जो ऑस्ट्रिया है ये इटली का ही पार्ट था। और ये जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के अधीन ना इटली के 2 प्रांत थे, 2 यहाँ इसके प्रांत थे। एक तो था इसका जो एक प्रांत था वो तो था लोम्बार्डी, ठीक है,
लोम्बार्डी और दूसरा था वेनेसिया। ये दो थे, ठीक है। और इटली में उसका प्रत्यक्ष और सीधा स्वार्थ यही था कि जो भी इटली में चल रहे हैं किसी भी तरीके का आंदोलन, तो उसको ना वो दबाना चाहते थे। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जो यूरोपीय व्यवस्था थी, यूरोपीय व्यवस्था के अनुसार ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, चांसलर कौन था ऑस्ट्रिया का? मेटरनिख, ठीक है, मेटरनिख था। और यूरोप का पुलिस था वो, जो मेटरनिख था वो चांसलर भी था, वो यूरोप का पुलिस भी था। और इस हैसियत से वो किसी भी यूरोपीय देश में उदारवादी या फिर राष्ट्रवादी आंदोलन करने नहीं दे रहा था। वो बस उस चीज़ों को दबाना चाहता था ताकि जो इटली है, इटली का एकीकरण ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इटली के एकीकरण में पोप भी अड़ंगा डालता था। यानी कि जो पोप है ना, पोप को भय था कि इटली की एकीकरण की अवस्था में उसका जो छोटे छोटे राज्य है तो उसके हस्तक्षेप का अधिकार समाप्त हो जाएगा। जो इटली के छोटे छोटे राज्य है ना, उसमें वो फिर इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा जो राष्ट्रीयता की भावना थी, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत जो एकीकृत इटली है, वहाँ से भी उसका जो अधिकार है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर अब हम बात करें कि जो इटली है, इटली के एकीकरण में जो विदेशी शक्तियाँ हैं, जैसे कि अदर कंट्री जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, ये सारी जो कंट्री है ये भी इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। क्यों नहीं ले रही थी? क्योंकि देखो, वैसे तो ये लोग भी जैसे फ्रांस और इंग्लैंड भी इटली की जो ऑस्ट्रिया है वहाँ से तो स्वतंत्रता तो चाहते थे, लेकिन इटली की एकीकरण में कोई भी इतना खास वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। आंतरिक बाधा में राजतंत्र का विरोध तो था ही, इसके साथ ही जो कुलीन वर्ग था, इन लोगों ने भी विरोध किया था। तो ये भी एक तरीके से बाधा थी इटली के एकीकरण में। इटली के एकीकरण के मार्ग में जो सामंत वर्ग थे और जो कुलीन वर्ग थे, ये लोग भी इंटरफेयर कर रहे थे और ये लोगों को क्रांति नहीं करने दे रहे थे। तो ये सारी बाधा यहाँ पे आई थी सामने उभर के। उसके बाद है इटली के एकीकरण का क्रमिक विकास, यानी कि इसका स्टेप जो है क्या क्या था। तो कुछ राष्ट्रभक्तों ने, यानी कि जो इटली के राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने कार्बोनरी नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की, जो कि नेपल्स के अलावा देश के अन्य भागों में भी फैल गई। यानी कि सारे भाग थे, जितने भी पार्ट्स थे वहाँ के इटली के, सभी भागों में फैल गई, लेकिन नेपल्स को छोड़ दिया, वहाँ पे ये संस्था नहीं स्थापित की गई। 1830 में फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इटली में भी क्रांति हो गई। उसके बाद यहाँ पे पोप की रियासत तथा परमा और मोडना का भी विद्रोह हुआ। विद्रोहियों को लुई फिलिप से सहायता की आशा थी, लेकिन क्या हुआ कि उनको किसी भी तरीके का सहायता नहीं मिला। और अंत में क्या हुआ कि जो मेटरनिख है, मेटरनिख ने एक बार फिर विद्रोहियों का दमन कर दिया। इसके साथ ही जो मेजनी है, मेजनी ने किसकी स्थापना की? युवा इटली की, यानी यंग इटली की स्थापना कब की? 1815 में। और ये 31 तक चला था, इनका जो संस्था था 31 तक चला था, 1831 तक। इटली के एकीकरण के लिए इन्होंने जो भी प्रयास किए वो सारे विफल हो गए, यानी सक्सेस नहीं हुआ। इसके साथ ही इसमें इन्होंने ये भी बोला कि हमारे पास ना तो राष्ट्रीय झंडा है, ना ही राजनीतिक नाम है, और ना ही यूरोपीय राष्ट्रों में हमारी कोई प्रतिष्ठा है। किसी भी रियासत में प्रेस की आज़ादी नहीं है, ना कोई सभा कर सकता है, ना भाषण की स्वतंत्रता है। सब लोग मिलकर यहाँ तक कि प्रार्थना पत्र भी नहीं दे सकते, और यहाँ तक कि जो विदेशी पुस्तकें उसको भी नहीं मंगा सकते, और ना ही शिक्षा के विषय में कोई स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, शिक्षा के विषय में भी कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। तो ये सारी बातें मेजनी ने कहा, और इस तरीके से इसी दौर में जो मेजनी है ये राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के रूप में उभर के सामने आया। और मेजनी का काम ही यही था कि लोगों को शिक्षा देकर यह अनुभव कराए कि जो कृत्रिम राजनीतिक है उनके सीमाओं के बावजूद इटली में एक सजीव एकता है। उनकी जो परंपरा है, उनकी जो ऐतिहासिक स्मृति है, वो सब एक है। वो जितने भी लोग हैं ना, जो भी नागरिक है, वो पूरे एक ही देश के, और उनकी ना भाषा भी एक ही है। तो ये ना
मेजनी जो था ये लोगों को ये शिक्षा देता था, उनको जागरूक करता था कि जो इटली इतने भागों में जो बटा हुआ है वो पूरा जो इटली है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। और मेजनी ने 1830 की क्रांति में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कावनरी संस्था का सदस्य होने के कारण उसको क्या किया, गिरफ्तार भी कर लिया। अब क्या हुआ, कारागार में वो चला गया, यानी जेल चला गया वो। फिर उसके बाद उसको ये अनुभव हुआ कि जो इटली है, इटली का एकीकरण कावनरी की योजना के अनुसार तो अब हो नहीं सकता, क्योंकि जब वो उस संस्था का सदस्य था तब तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये योजना तो अब सफल होने से रहा। फिर उसने 1831 में यंग इटली यानी युवा इटली की स्थापना की। ये एक संस्था था, उन्होंने क्या किया कि युवा इटली नामक एक संस्था की स्थापना की और जिसने नवीन इटली के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये मेजनी का अब योगदान हम पढ़ रहे हैं। पेपर में आता है कि योगदान बताइए, जो इटली का एकीकरण है ना, एकीकरण में मेजनी का योगदान बताइए, तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये आप इटली के एकीकरण में भी लिख दोगे और जो मेजनी है उसका जो योगदान होगा वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। युवा शक्ति में मेजनी का अटूट विश्वास था और वो कहा करता था कि यदि समाज में क्रांति लानी है ना, तो जो विद्रोह है, विद्रोह का जो नेतृत्व है ना, वो यंग मैन के हाथों में दे दो, यानी कि जो युवक है ना, युवक वर्गों के हाथों में दे दो। क्योंकि युवक जो होते हैं ना, युवक के हृदय में असीम शक्ति छिपी होती है और जो जनसाधारण है, जनसाधारण तक भी उनकी आवाज़ बहुत जल्दी पहुँच जाती है और जल्दी असर करता है। तो युवा इटली की संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो यही था कि जो इटली की एकता है, स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा स्वतंत्रता, समानता, जन कल्याण के सिद्धांत पर अधिकृत राज्य की स्थापना करना ही इसका क्या था, एकमात्र लक्ष्य था। मेजनी का विचार प्रभाव में इतना व्यापक हुआ कि 2 वर्षों के भीतर ही युवा इटली के जो सदस्य थे ना, तो उसकी जो संख्या थी वो 60,000 तक हो गई। देखो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब नंबर हो गए, क्योंकि 2 साल में इतना ज़्यादा नंबर हो गई। इट मीन्स कि जो मेजनी के विचार थे वो लोगों को पसंद आने लग गए। इस प्रकार मेजनी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो इटली के निवासी थे, राजनीतिक क्षितिज और विस्तृत हो गए और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए वहाँ एक शक्तिशाली जनमत तैयार हो गया। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मेजनी का जीवन था, वो जीवन का जो धर्म था वो एक यही था कि इटली का एकीकरण होना चाहिए। और उसने ना स्टार्टिंग में कहा भी था, जो युवा वर्ग थे ना, जो युवक थे उनसे मेजनी जो थे उन्होंने कहा भी था कि तुम देश देश और गांव गांव में स्वतंत्रता की मशाल लेकर जाओ और जनता को स्वतंत्रता के लाभ समझाओ और उसे एक धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करो, जिससे लोग उसकी पूजा करने लगे। और इस संस्था के माध्यम से उसने ये समझाना स्टार्ट किया, और इटली भी एक देश है, यह भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है। उन्होंने ऐसा युवा से स्टार्टिंग में ही कहा था। और इस तरीके से जो मेजनी था, वो मेजनी इटली का जन नेता बन के सामने आया। उसकी जो संस्था थी युवा इटली, इसमें सैकड़ों युवक भर्ती होने लग गए और इटली के अनेक राज्यों में इस संस्था की अनेक शाखाएं खोली गई, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस खोले गए जो अलग अलग स्टेट से ना इटली के उसमें। और 2 वर्षों के अंदर यहाँ पे कितने हो गए संख्या, 60,000 मेंबर यहाँ पे जुड़ चुके थे। 1948 में इस क्रांति के समय मेजनी इटली में गणतंत्र की स्थापना करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न किए, लेकिन क्या हुआ, ये सफल नहीं हुआ। और फिर युवा इटली एकमात्र संस्था बन गई जो उसको लगा कि मतलब हाँ, अब ये युवा इटली की जो संस्था है यही इन सारी चीज़ों को, अब ये जो उद्देश्य है इसको पूरा करेगी। और इस तरीके से युवा इटली एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना था। अब इसका एक उद्देश्य यही बन गया कि जो ऑस्ट्रिया है इससे अब मुक्त कराना है इटली को और उसका एकीकरण करना है। मेजनी जो था वो कट्टर गणतंत्रवादी था और वो ये चाहता था कि एकीकरण का जो कार्य है उसको पूरा होने पर देश में गणतंत्रीय सरकार आए। इटली के लिए ही नहीं बल्कि जो पूरा विश्व है, पूरे विश्व के लिए जो मेजनी है वो राष्ट्रीय मुक्ति का प्रतीक बन गया। और 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति और इटली 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो फ्रांसीसी क्रांति भी था और उसके बाद
जो इटली की क्रांति है ना 1848, तो इसका जो प्रभाव था ये पूरे यूरोप पे पड़ गया। और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया में भी क्रांति हुई। मेटरनिक को अपना देश छोड़कर भागना पड़ गया। और जो मेटरनिक है, मेटरनिक के पलायन के बाद जो इटली वासी थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। इटली में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विद्रोह हो गया। जो पीडमेंट और सार्डिनिया के राजा थे चार्ल्स अल्बर्ट ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इटली के सारे देशभक्तों ने सार्डिनिया की तरफ से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। लेकिन हुआ क्या कि जो ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया की जो सेना है उसने विद्रोह को दबा दिया। चार्ल्स अल्बर्ट ने हताश होकर गद्दी पर अपने पुत्र जो था उसका बेटा इमैनुअल द्वितीय उसको सौंप दिया। उसने अपनी गद्दी, कौन? चार्ल्स अल्बर्ट ने। ऑस्ट्रिया से मुकाबला करने के लिए जो अकेला सार्डिनिया था वो सक्षम नहीं था और जिसके कारण क्या हुआ, उसे विदेशी सहायता मांगनी पड़ी। मतलब अदर कंट्री को अपनी हेल्प के लिए उसको बुलाना पड़ गया ताकि इटली का एकीकरण हो सके। अब नेक्स्ट आता है काबुल। इसी दौरान एक और जननेता उभर के सामने आए, इसका नाम था काबुल। एग्जाम में इटली के एकीकरण में काबुल का योगदान पूछ लिया जाता है, तो हम इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। काउंट काबुल कहाँ के निवासी थे? ये जो थे ये पीडमेंट के निवासी थे और ये वैसे एक इंजीनियर थे। वे सेना में भर्ती तो हुए लेकिन शीघ्र ही उन्होंने क्या किया, सेना की नौकरी छोड़ दी क्योंकि वहाँ ना कुछ विचार उनको पसंद नहीं आया। क्योंकि ना वो जो थे, जो काबुल थे, वो वैध राजतंत्र में विश्वास रखते थे। कुछ दिनों बाद वे पीडमेंट के प्रथम संसद के चुनाव में खड़े हुए और वहाँ भी वो जीत गए। 1850 ईस्वी में मंत्रिमंडल में शामिल हुए और फिर 1852 में वो प्रधानमंत्री बन गए। और प्रधानमंत्री बनते ही उसने अपने राज्य की शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया और जिस तरीके से उसने ये सारे कदम उठाए, वो एक महान राजनीतिज्ञ और अद्वितीय राजनीति का परिचय उन्होंने अपने आप को दिया। राजा विक्टर इमैनुअल की कृपा भी उस पर प्राप्त थी, यानी कि जो वो राजा विक्टर थे ना, ये इमैनुअल थे, इसका भी साथ उसको प्राप्त था। अंत में जो पीडमेंट सार्डिनिया में काबुल ने संसदीय शासन प्रणाली का विकास किया और स्वायत्त संस्थाओं का निर्माण कर जनता को स्थानीय संस्था से अवगत कराया। उसने जो चर्च विदेशी सहायता है, ठीक है, विदेशी सहायता में जैसे अभी हमने बात किया कि ऊपर यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इटली के एकीकरण के लिए ना विदेशी सहायता जरूरी थी क्योंकि अकेले सार्डिनिया इतना सक्षम नहीं था कि वो ऑस्ट्रिया का सामना कर सके। तो जो काबुल है, काबुल ने अपनी योग्यता अनुसार इटली के एकीकरण के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए उद्यत हुआ। 1854 में क्या हुआ, रूस और तुर्की, ये तुर्की है, तुर्की के बीच क्रीमिया का युद्ध शुरू हुआ जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस ने तुर्की की तरफ से युद्ध में भाग लिया। जब लड़ाई शुरू हुई तो काबुल ने भी सार्डिनिया की तरफ से एक सेना भेजकर इंग्लैंड और फ्रांस की मदद की। क्रीमिया की इस लड़ाई से फ्रांस और इंग्लैंड में सार्डिनिया के प्रति सहानुभूति की भावना आई। युद्ध की समाप्ति के बाद जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ तो ऑस्ट्रिया का विरोध बावजूद फ्रांस और इंग्लैंड के कारण मित्र राष्ट्र की कतार में सार्डिनिया को भी बैठने का मौका मिला। युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुआ, जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ तो ऑस्ट्रिया के विरोध किसने, सार्डिनिया ने भी फ्रांस और इंग्लैंड की मदद की थी। जिसके कारण क्या हुआ कि जब यहाँ पे पेरिस सम्मेलन हुआ ना, पेरिस शांति सम्मेलन, तो सब देशों को बुलाया गया था, तो यहाँ पे सार्डिनिया को भी इनके साथ बैठने का मौका मिला। किन देशों के साथ, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ। क्यों मिला, क्योंकि इसने सार्डिनिया ने इसकी हेल्प की थी। इटली की दुर्दशा के लिए उसने ऑस्ट्रिया को जिम्मेदार ठहराया। सारे यूरोप का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित हुआ और यूरोप के सभी राज्यों की सहानुभूति इटली के प्रति हो गई। काबुल को ये भी विश्वास था कि जो इटली है, इटली के अकेले राष्ट्रीय एकता कायम नहीं कर सकता और इसका वजह एक यही था कि जो लोम्बार्डी और वेनेशिया, ये इसके दो पार्ट थे, ऑस्ट्रिया का अधिकार था। इन दोनों एरिया पे ना ऑस्ट्रिया का अधिकार था। और 1856 में पेरिस कांग्रेस ने ऑस्ट्रिया ने ये स्पष्ट कर दिया था कि जो सेना है, सेना द्वारा पराजित कर ही इटली को हटाया जा सकता है। कास्टोजा और नोवेरा के युद्ध ने कहा कि जो अकेले पीडमेंट है, अकेले पीडमेंट के लिए ऑस्ट्रिया को पराजित करना संभव नहीं है। इसलिए पीडमेंट को यूरोप में इटली की राजनीतिक एकता के लिए विदेशी मित्रों को भी
बुलाना चाहिए, यानी अकेले इसको हराना मुश्किल है और जिसके कारण हमें किसी और देश की भी हेल्प लेनी होगी। काबू इंग्लैंड से मदद मांगा क्योंकि जो इंग्लैंड है वो उदारवाद और राष्ट्रवाद का समर्थक समझा जाता था और 1857 में आर्कड्यूक मैक्सिमिलियन लोम्बार्डी का वायसराय नियुक्त हुआ और उसने मेल भाव और समझौतेवाद की नीति को अपनाई। इससे जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई और ऐसी हालत में फ्रांस ही एकमात्र ऐसा देश बच गया जो इसकी मदद कर सकता था। इसलिए अब क्या हुआ, इसने फ्रांस से भी मदद मांगी। तो फ्रांस में उस टाइम पे शासन कौन कर रहा था, नेपोलियन। कौन कर रहा था, नेपोलियन। नेपोलियन तृतीय जो था, नेपोलियन थर्ड, वो इटली के कार्बोनारी संगठन का अपना प्रवास के दिनों में सदस्य रह चुका था, मतलब पहले ये यहाँ का मेंबर रह चुका था, इसलिए वो उनकी हेल्प करने को भी रेडी हो गए थे। 1815 में वियना की अपमानजनक स्थिति को भुलाने के लिए नीस और सेवाएं लेना भी उसे फायदेमंद लगता था। इटली की एकीकरण की प्रक्रिया शुरुआत किसने की थी, नेपोलियन प्रथम ने शुरू की थी, जिसको नेपोलियन थर्ड ने कंप्लीट करके रख दिया और वो काफ़ी खुश था कि चलो नेपोलियन प्रथम ने शुरू किया और मैं नेपोलियन थर्ड ने इसको पूरा किया, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। 1856 ईस्वी में चुनाव में फ्रांसीसी जनता ने एक कमज़ोर विपक्ष को क्या किया, संसद में भेजा, जिससे जो नेपोलियन का आत्मविश्वास और बढ़ गया। और इसी बीच जो ओर्सनी नामक इटली के देशभक्त थे, उसने क्या किया कि जो नेपोलियन थर्ड है ना, ये जब ओपेरा जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, ओपेरा, तो उन्होंने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। और जब इस पर मुकदमा चला ना ओर्सनी पे कि क्यों ऐसा, भाई क्यों किया तुमने, इस पर हमला क्यों किया, तो उसने ये बोला कि हमने ना इससे इटली की एकीकरण के लिए हमने मदद मांगी थी और इसने ना मना कर दिया मदद देने से, इसलिए मैंने इस पर हमला किया है। तो ये इसने रीजन बताया। फिर नेपोलियन थर्ड ने ओर्सनी द्वारा अपनी हत्या के प्रयास से क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ और इटली के एकीकरण के लिए पीडमेंट और सार्डिनिया को मदद करने के लिए भी ये तैयार हो गया। और इसी के साथ ना इनके बीच में समझौता एक हुआ, इसको बोलते पैलिवियस का समझौता। ठीक है, इटली के प्रधानमंत्री जो थे, तो उससे ना पैलिवियस नामक जगह पर उसने भेंट किया, किसने, नेपोलियन थर्ड ने। कब, 1858 में। और उसके साथ ना एक समझौता किया। समझौते में क्या कहा गया कि जो पीडमेंट के राजा है विक्टर इमैनुअल की पुत्री राजकुमारी क्लोटाइल्ड नेपोलियन थर्ड के चचेरे भाई जेरम से शादी करेगी। यानी कि जो राजकुमारी है ना, कहाँ की, पीडमेंट की, तो यहाँ की जो राजकुमारी है वो नेपोलियन थर्ड जो है उसके जो चचेरा भाई है, कजन ब्रो है जेरम, उससे वो शादी करेगी। और इस तरीके से वैवाहिक संबंध से पीडमेंट और नेपोलियन थर्ड के बीच जो संबंध होंगे तभी जाके वो अच्छा होगा। और इसके साथ ही फ्रांस पीडमेंट को 2 लाख सेना से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में मदद भी करेगा। युद्ध के बाद समझौता होते समय लोम्बार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया से लेकर पीडमेंट को दे दिया जाएगा। मतलब युद्ध के बाद जो भी समझौते होंगे, तो जो 2 पार्ट बन रहे थे ना, ऑस्ट्रिया जिस पे राज कर रहा था, लोम्बार्डी और वेनेसिया, ये किसको दे दिया जाएगा, ये दिया जाएगा पीडमेंट को दे दिया जाएगा। ठीक है, और इस तरह ऊपरी इटली का राज्य बनेगा और इसके बदले में पीडमेंट फ्रांस को नीस देगा। और तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो समझौता उन्होंने किया था, ये काफ़ी बेकार सा समझौता था उस टाइम के लिए। ठीक है, और ये जो थे, ये योगदान थे, जो आपका काबू था और मैजिविनी थे, इसके हमने योगदान ये पढ़े। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये कितने स्टेज में ये जो क्रांति हुई थी, कितने स्टेजेस में हुई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।